वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ इसमें सोयाबीन के ऊपर। सोयाबीन की 40% कैसे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मैनेजमेंट में। 22 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में। इस इन 22 सालों में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है, जिसमें मेरा खास मैंने क्रॉप्स बिन पे काम किया हुआ है। केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी में हम 130 से ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com पे डिटेल देख सकते हैं। मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ IIM और EDI के लिए, जहाँ पर मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड बच्चों के साथ बात करता हूँ। और मेरी दूसरी कंपनी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। इस कंपनी में हम पेड़ बनाते हैं, पेड़ सप्लाई करते हैं, पेड़ लगा के देते हैं, जंगल बना के देते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट बनाते हैं, लैंडस्केपिंग भी करके देते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.treeswale.com में देख सकते हैं। दोनों कंपनियां सूरत स्थित है। सोयाबीन की प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए हम आज देखेंगे कि कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, बुआई के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसा बीज लेना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की कौन से फर्टिलाइजर की कितनी कब कितनी रिक्वायरमेंट है, इंटर कल्टीवेशन क्या करेंगे, पानी का मैनेजमेंट के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, कौन कौन से डिजीज और पेस्ट के बारे में देखेंगे, हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट, ये सोयाबीन का लिए जो क्लाइमेट रहता है उसे गर्मी वाला क्लाइमेट चाहिए, जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट। सोयाबीन को कम रिलेटिवली बहुत कम टेम्परेचर रहता है और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो उसके लिए नहीं चलता है। लेकिन उसके जैसे ही टेम्परेचर जैसे 18 से नीचे जाता है या 35 के ऊपर जाता है तो सोयाबीन की ग्रोथ कम हो जाती है। कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिसमें 24 डिग्री जाते ही फ्लावरिंग डिले हो जाता है। सोयाबीन के लिए मिनिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन के लिए 15 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। सोयाबीन के अंदर सिर्फ 25 से 30% फ्लावर्स जो होते हैं जो पॉड्स में कन्वर्ट होते हैं जिसमें दाना बनता है। फाइनल नंबर डिपेंड करता है कि फ्लावरिंग पीरियड कैसा रहा है। फ्लावरिंग पीरियड में अगर जरा भी डिस्टर्बेंस आता है तो ये परसेंट में भी फर्क आ जाता है। जिस साल फोटो पीरियड बराबर नहीं होता है उस साल फ्लावरिंग कम होता है। सोयाबीन जो है वो गर्म और मॉइस्चर वाले, भेज वाले वातावरण में बहुत अच्छा ग्रो होता है। 26 से 30 का टेम्परेचर एकदम ऑप्टिमम रहता है ज्यादातर वैरायटियों के लिए। सॉइल टेम्परेचर 15, 15.5 और उससे ज्यादा जर्मिनेशन के लिए बहुत अनुकूल है और फटाफट सीडलिंग भी तैयार हो जाती है। अगर टेम्परेचर लो होता है तो उसकी वजह से फ्लावरिंग डिले होती है। डे लाइट जो होती है, दिन की जो सूर्य प्रकाश होता है, वो एक पीक की फैक्टर है ज्यादातर सोयाबीन वैरायटियों में, क्योंकि वो शॉर्ट डे प्लांट है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर काफी बड़ी क्वांटिटी में सोयाबीन लगा जा सकता है, तो वो नॉर्मली डे लाइट को ध्यान में रख के उनको उसे जून के 3rd वीक से लेकर जुलाई की 15 तारीख तक आप लगा सकते हैं। टेम्परेचर 21 से नीचे और 32 से ऊपर अगर जाता है तो फ्लावरिंग घट जाती है और पॉड सेट भी जो पॉड बनता है, फली बनती है, वो भी उसका प्रमाण भी घट जाता है। 40 डिग्री के ऊपर जब भी टेम्परेचर जाता है तो सीड की प्रोडक्शन के लिए वो बहुत नुकसान कारक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में, 35 के आसपास अगर रहता है तो वो एकदम प्रोडक्शन के लिए बराबर है। और जैसे आगे बताया कि सॉइल टेम्परेचर भी 25 से 30 के बीच में, और सीडलिंग का ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहता है अगर टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में मेंटेन रहता है तो। रेनफॉल रिक्वायरमेंट, सोयाबीन को तो पूरे साल भर लगाया जा सकता है सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिक में अगर पानी की अवेलेबिलिटी है।
सोयाबीन को अराउंड 400 से 500 mm पानी की जरूरत रहती है एक सीजन के अंदर अच्छे क्रॉप के लिए। अ, अच्छा नमी, वातावरण में अच्छी नमी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है अच्छी जर्मिनेशन के लिए, अच्छे उगावे के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी पल्ली के बनने के लिए। लेकिन जब दाना तैयार हो रहा होता है तोड़ने से पहले, उस समय ड्राई क्लाइमेट होना बहुत जरूरी है। सोयाबीन को एक छोटा सा वाटर लॉगिंग छोटे से पीरियड के लिए हो तो वो टॉलरेट कर सकता है, बट उस समय सीड का नुकसान होना एक प्रॉब्लम होता है। सीड्स सड़ने शुरू हो जाते हैं अगर पानी ज्यादा समय तक पड़ा रहता है। सोयाबीन के अंदर अच्छा ग्रोथ और अच्छा ईल्ड आता है। इवन 180 mm तक का जो अगर पानी गिरता है तो भी अ, और जैसे ज्यादा पानी गिरता है तो 40 से 60% का डिक्लाइन आ सकता है कंपेयर टू ऑप्टिमम कंडीशंस। आदर्श रेनफॉल है 50 से 500 से 1000 की बरसात होनी चाहिए मॉनसून पीरियड के अंदर। सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है और सॉइल मॉइस्चर कितना जमीन में रहता है उसके ऊपर। अगर बरसात 180 mm से कम अगर मिलती है तो क्रॉप के फेलियर की चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। जमीन कैसी होनी चाहिए? अच्छी नितार शक्ति वाली अच्छी फर्टाइल जमीन, नरम जमीन सबसे अच्छी, जिसकी पीएच 6 से 7.5 के बीच में होती है, वो सबसे सूटेबल रहती है सोयाबीन के प्रोडक्शन के लिए। सोडिक जमीन और सलाइन जमीन मतलब खार वाली जमीन वो जर्मिनेशन नहीं आने देती है, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की कंडीशन खड़ी हो जाती है और वो क्रॉप को नुकसान करता है। प्रोटीन कंसंट्रेशन 20% से 16% के भी के अराउंड घट जाता है अगर आपका जमीन का पीएच एसिडिक जोन में रहता है, 4.5 से 7 के बीच में रहता है। थोड़ी बहुत एसिडिटी सोयाबीन सहन कर लेता है, जिसके अंदर पीएच का रेंज 5.5 से 6.5 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन 4.5 के बीच का बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल सुटेबल नहीं है सोयाबीन के लिए, क्योंकि उस पीएच में एल्यूमिनियम और मैंगनीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि सोयाबीन के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, तो वो सुटेबल नहीं रहता है। अगर हम देखें तो अल्कलाइन जमीन में क्या होता है तो वो भी रिकमेंड नहीं कर आ जाता कि अगर 8 से ज्यादा आपका अगर पीएच है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी दिखनी शुरू हो जाती है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, उन सब की। सोयाबीन के अंदर जैसे बार बार पानी की जरूरत रहती है, क्योंकि उसके जो जड़ें रहती हैं वो ऊपर ऊपर ही रहती हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, और रूट स्ट्रक्चर छिछरा होने की वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन का पीरियड भी बहुत छोटा सा रहता है, खासकर ड्राई पीरियड में। तो इस वजह से सोयाबीन का रिजल्ट रेताल जमीन के अंदर और ऐसी जमीन जो पानी पकड़ के नहीं रखती है तो उसके अंदर अच्छा नहीं आता है। अगर आपकी चिकनी जमीन है और बारिश कम है तो उसकी वजह से सीड्स का उगावा और प्लांट का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो भी घट जाता है। अनलेस कि अगर आपके जमीन के अंदर बहुत अच्छा भेज पकड़ के रख रहा है तो ही आप सोयाबीन लगाइए। सोयाबीन अगर पानी बहुत लंबे समय तक भरा रहता है तो भी नुकसानकारक है, जैसे मैंने आगे बताया है, वो सीड के उगने में भी नुकसानकारक है और 4 लीफ स्टेज का जो रहता है उसमें भी नुकसानकारक रहता है। लेकिन अगर 4 लीफ का स्टेज क्रॉस हो गया है और क्या बोलते हैं कि पानी भर जाता है तो अभी वो टॉलरेट कर जाता है। एक लेवल का तो अच्छा प्रोडक्शन दे देता है। इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी आगे आपको बता दिया है। फोटो पीरियड की बात मैंने आगे भी करी थी। फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी मैंने आज इस बार अलग स्लाइड ली है सोयाबीन के लिए। सोयाबीन जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है, इसके अंदर फ्लावरिंग जो रहती है वो छोटे पीरियड में रहती है सनलाइट की, इसलिए दिन छोटे जैसे होते हैं उसमें उसका रिस्पॉन्स अलग अलग दिखता है। हर जितनी भी सोयाबीन की वैरायटी हैं उनके
अलग अलग डे लेंथ होते हैं, फोटो पीरियड रहते हैं, और वो डे लेंथ पे पहुंच जाना चाहिए तो ही फ्लावरिंग शुरू होने से पहले। इसलिए ये सेंट्रल इंडिया मतलब जो अपने मध्य प्रदेश बोलते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया समय सोयाबीन लगाने का है 15 जून के आसपास से पहली वीक जुलाई के बीच में। जब आप वैरायटी सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये बात का ध्यान में रखें कि देख दिन का जो लेंथ रहता है वो अलग अलग रहता है हर लोकेशन में, हर रीजन में, और वो वैरायटी की मैच्योरिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि सोयाबीन एक शॉर्ट डे प्लांट है, इस वजह से जो दिन की लेंथ रहती है वो वैरायटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग रहती है, और इसलिए आपको एकदम ध्यान रखना है कि जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में जितना आपके वहाँ पे शॉर्ट सनलाइट कितनी अवेलेबिलिटी है उसको ध्यान में रख के ही आप वैरायटी को सिलेक्ट करें। जितनी दिन की लाइट कम होती है उतना ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए अगर दिन के लाइट का समय ज्यादा लंबा हो जाता है तो फ्लावरिंग डिले हो जाती है और प्लांट लंबा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही दिन छोटे होते हैं वैसे ही क्योंकि नॉर्मली 22 जून के बाद दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए फ्लावरिंग पीरियड उसकी 45 दिन के बाद आता है, तो दिन छोटे होते हैं तो वो ज्यादा फटाफट फ्लावरिंग देता है, खास करके जो लेट मैच्योरिंग वैरायटी है उनके अंदर। प्रोपोगेशन नॉर्मली सोयाबीन को बीज से उगाया जाता है। अ, अगर हम 30 से 45 सेंटीमीटर का अंतर रखते हैं और हम फरो या रीच फरो से प्लांटेशन करते हैं तो प्रति हेक्टर 55 से 65 किलो का सीड सफिशिएंट हो जाता है। जैसे सोइंग टाइम की बात मैंने आगे कर दी है, वो फोटो पीरियड के ऊपर रहेगा। उसके दो सोइंग पीरियड क्रॉपिंग सीजन रहते हैं, खरीफ में भी होता है और स्प्रिंग में भी होता है। खरीफ के अंदर सबसे कॉमन जो पीरियड रहता है सोइंग का वो मानसून की शुरुआत में रहता है, खासकर फोटो पीरियड को ध्यान में रख के करना है, इसलिए 15 जून जून के बाद में ही प्लांटेशन करना है। अगर स्प्रिंग में कर रहे हैं तो सोइंग 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में करना है। नॉर्मली सोइंग और लाइन सोइंग की जाती है, जिसके अंदर बीज को लाइन के अंदर अगर जमीन के अंदर डाला जाता है, इसकी वजह से कम सीड की जरूरत पड़ती है प्रति एकड़, और खेड़ भी अच्छी तरह से हो सकती है और खरपतवार को भी निकालने में आसानी होती है। सीड ट्रीटमेंट के अंदर राइजोबियम का रिकमेंडेशन है कि अराउंड 400 ml प्रति 65 से 75 किलो, जैसे 55 से 65 किलो बताया, या 65 से 75 किलो सीड के लिए प्रति एकड़ के लिए चाहिए। साथ में अगर पीएसबी फॉस्फोरस को भी देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप फंगीसाइड के अंदर कार्बेंडिजम थायरम का कॉम्बिनेशन दीजिए। जैविक ट्रीटमेंट के लिए, फंगीसाइड के ट्रीटमेंट के लिए आप ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति किलो सीड दे सकते हैं। आप टैल्क फॉर्मेशन में भी ले सकते हैं जिसमें 4 ग्राम प्रति किलो सीड या सुडोमोनास 10 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोडक्ट के नाम बताए हैं वो ट्राइकोडर्मा हमारे पास पाउडर में भी है, लिक्विड में भी है, सुडोमोनास भी पाउडर में भी है, लिक्विड में भी है। ड्राई बैक्टीरियल कल्चर से अगर हम ट्रीट करते हैं, अगर आप जैसे टैल्क वाले से करते हैं तो 15 मिनट तक उसको धूप में रखना है बुआई से पहले। सीड का सिलेक्शन, सोयाबीन का जो सीड चाहिए रहता है वो सोर्स जो रहना चाहिए वो ऑथेंटिक रहना चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी मतलब जो वैरायटी बोल रहे हैं उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रोग वाले बीज, इमेच्योर बीज, बहुत कड़क बीज, नुकसान हुए बीज, सिकुड़ गए बीज, ये बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए। और ऐसा हमें उसका हिस्ट्री पता रहना चाहिए कि जहाँ से सीड आ रहे हैं वहां पर बहुत बढ़िया ग्रोथ के साथ में बहुत अच्छा उत्पादन मिला हो, उस तरह के सीड को ही आपको अपने खेतों में लगाना है। मैंने आगे राइजोबियम की बात करी, तो राइजोबियम के साथ में कैसे इनकलकेट करेंगे, ये बहुत महत्व का चीज है।
अराउंड 100 किलो सीड को एक प्लास्टिक की थैली पे ले लेना है। उसके अंदर 100 ml जितना राइजोबियम लेना है, उसको 1 लीटर पानी के अंदर बकेट के अंदर डाल देना है। 50 ग्राम जितना उसके अंदर गुड़ या आप चीनी ले सकते हैं। जो गुड़ या चीनी जो है वो चिपका कर रखने का काम करेगी सीड और राइजोबियम के बीच में। ये सॉल्यूशन जो आप बना रहे हैं उसको 30 सेकंड तक घुमाइए, फिर इसको बीज के ऊपर छांट दीजिए। जैसे आप बीज के ऊपर छाटेंगे तो सीड को ऊपर नीचे करिए, ताकि सीड पूरी की पूरी तरह से जो इनोक्यूलम है, मतलब राइजोबियम है, वो पूरा का पूरा हर एक सीड के ऊपर चला जाए। अगर सीड के ऊपर ढंग से कोटिंग होती है तो उसके ऊपर वो गीला भी दिखता है और उसमें चमक भी बहुत अच्छी आ जाती है। एकदम जब अच्छी तरह से हो जाती है तो जो सीड को आपने इनोकुलेट करा हुआ है उसको एक टारपोलिन पे ले लीजिए या एक साफ सरफेस पे ले लीजिए या पेड़ों के नीचे रख दीजिए। अराउंड 30 मिनट तक रखिए, ताकि जो भी भेज है उसके अंदर वो सूख जाए और वो जो इनोकुलेंट है उसकी कोटिंग उसके ऊपर आसानी से हो जाए। इनोकुलेशन करने के बाद में तुरंत आपको लगा देना है और आपको सीधी डायरेक्ट सनलाइट से बचाव करना है बीज को। इसको आप पेपर से या कपड़े से या कोई बैग से ढक सकते हैं पेड़ के नीचे। इनोक्यूलेटेड जो सीड रहता है उसको 24 घंटे के अंदर आपको सीड को लगा देना चाहिए। बीज को आपको जब लगाने से पहले जमीन को मॉइस्ट मॉइस्ट जमीन में लगाना है और उसको तुरंत सनलाइट से ढक देना, जैसे मैंने आगे बताया है, ताकि राइजोबियम को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर टेम्परेचर 35 से ज्यादा रहता है तो राइजोबियम को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं और उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा। जमीन की तैयारी, जमीन की तैयारी के लिए जो फील्ड रहता है उसको अच्छी तरह से डीप प्लाउ करना चाहिए, समर के अंदर कर लेना चाहिए, ताकि जो भी नुकसानकारक कीड़े हैं जो जमीन के अंदर हैं वो सब खत्म हो जाएं। उसके बाद में आपको गोबर खाद देना है और पूरी तरह से कंपोस्ट बना हुआ गोबर खाद देना चाहिए। जैसे आगे बताया मैंने, सोइंग लाइन में करनी है, जिसके अंदर दो लाइन के बीच में 45 से 60 सेंटीमीटर का अंतर रखना चाहिए और ड्रिलर की मदद से या प्लाव की मदद से आपको कर देना है। दो प्लांट के बीच में डिस्टेंस 4 से 5 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। जो बीज की जो डेप्थ है वो 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। आदर्श आदर्श मॉइस्चर के कंडीशंस के अंदर जाएगी तो बीज को उगने में मुश्किल पड़ जाएगी। खाद क्या क्या देना चाहिए, यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें एनपीके और सल्फर 10 एन 24p 16 के और 12 सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से नॉर्थ प्लेन्स में देना चाहिए। और अगर आपके सॉइल के पीएच ज्यादा है तो आपको जिंक की कमी आएगी, तो आपको 2 किलो के हिसाब से जिंक सल्फेट भी देना चाहिए। नाइट्रोजन 8 किलो, 32 किलो जो P2O5, 16 किलो K2O पर एकड़ और साथ में 16 किलो सल्फर जिप्सम के साथ में एज ए बेसल देना चाहिए। सॉइल एप्लीकेशन 10 किलो जिंक सल्फेट, मतलब ये ऊपर एनपीके था उसके हिसाब से ये है। फोलियर स्प्रे आपको करना है 40 मिलीग्राम पर लीटर एनए का और सैलिसिलिक एसिड 100 मिलीग्राम पर लीटर का फ्लावरिंग से पहले, और दूसरा स्प्रे करना है 15 दिन के बाद। आप फोलियर स्प्रे डीएपी का, यूरिया का भी ऐसा रिकमेंडेशन है, फ्लावरिंग के समय कर सकते हैं। इसी सारी बात को हमने वाटर सॉल्युबल में और इजी तरह से यूज कर सके ऐसे शेड्यूल में बनाया हुआ है, वो आगे आ जाए। प्लांटिंग मेथड कैसा रहेगा, बेसल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे। अगर आप हैंड प्लांटिंग कर रहे हैं तो अराउंड 5 से 7 सेंटीमीटर डीप जो पाड़ा आपने बनाया है परों के ऊपर जो है उसको भेज का 5 से 7 सेंटीमीटर का भेज उसके अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। जो प्लांटिंग फरो जो है उसको कट कर देना चाहिए।
बाद में बेजल फर्टिलाइजर आपको फरों के अंदर डाल देना चाहिए 60 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सॉइल टेस्ट करके डालते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपकी जमीन खूब फलद्रुप है तो आप अच्छी तरह से सड़ा हुआ कंपोस्ट डाल देना चाहिए, तो आपको बेजल फर्टिलाइजर की जरूरत कम पड़ेगी। जो फर्टिलाइजर आप बेजल में डाल देते हैं उसको 2 सेंटीमीटर सॉइल से कवर कर लेना चाहिए। ये जरूरी है कि बीज और फर्टिलाइजर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। अगर बीज फर्टिलाइजर के संपर्क में आते हैं तो बीज के जलने के चांस रहते हैं, क्योंकि जब भी फर्टिलाइजर पानी के संपर्क में आता है तो वो काफी गर्मी छोड़ता है, जो कि बीज के लिए नुकसान कारक है। अगर आप प्लांटर से प्लांटिंग कर रहे हैं तो आप प्लांटर की अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर डालें और डायरेक्ट सीडर से सोइंग कर डालें। तो डायरेक्ट सीडर रहता है वो फर्टिलाइजर को भी आप माप कर सकते हैं कि कितना फर्टिलाइजर देना है। आप ये बात का ध्यान रखना कि जो ड्राई सीड रहता है वो उसको सीडर प्लांटर में रखना है और ड्राई रखना है, खास करके शेड की बात में, जैसे आपको मैंने राइजोबियम के बारे में आगे बताया था। हमारा रिकमेंडेशन एकदम आसानी से फर्टिलाइजर के बारे में, बुआई से पहले आपको कंपोस्ट 5 टन डालना है, एसएसपी 250 किलो। अगर आप एसएसपी की जगह डीएपी अगर ले रहे हैं तो इससे तीसरा भाग में 80 किलो डाल सकते हैं। एमओपी 50 किलो प्रति एकड़, यूरिया 30 किलो प्रति एकड़, मार्वल जी जो कि यूविक बुल्विक एमिनो सीवीड का कॉम्बिनेशन है 5 किलो, कॉम्बी सॉइल जिसके अंदर जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, फेरस सल्फेट सबका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, वो 5 किलो प्रति एकड़। सीड का कोटिंग आप माइक्रोब 20 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कर सकते हैं। उसके अंदर राइजोबियम भी आ जाता है, पीएचडी भी आ जाता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी भी आ जाता है। उगने के 10 दिन के बाद में आप रूट्स मल्टीप्लायर 1 लीटर, हॉर्स पावर 1 लीटर और हॉर्स पावर 10 लीटर और स्ट्रेस फ्री 1 लीटर का जमीन के अंदर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा जड़ें बनेंगी और प्लांट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। 30 दिन के बाद में जो आगे रिकमेंडेशन था प्राइम और स्ट्रेस फ्री का करना है, जिसमें एनए भी आ जाता है और सैलिसिलिक एसिड भी थोड़ा सा आ जाता है स्ट्रेस फ्री के अंदर। 50 दिन के बाद में आपको मार्वल का और हॉर्स पावर का स्प्रे करना है। जैसे बोला अगला स्प्रे 15 दिन के 20 दिन के बाद आएगा। पॉट डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर 70 दिन के उगने के बाद में 05234 और कॉम्बिटू का स्प्रे करना है। और 85 दिन में आपको 0050 भीम प्लस और एपेनांसर का स्प्रे करना है। ये करते हैं तो आपका उत्पादन जो भी आप ले रहे हैं उससे 20 से 30% मिनिमम आगे बढ़ सकता है। मैंने जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये मार्वल जी है, कॉम्बी सॉइल है, माइक्रोब्स है, हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं और ये वेबिनार तो आप देख ही रहे हैं। 30 बुआई के 30 दिन के बाद में स्ट्रेस फ्री, प्राइमर, हॉर्स पावर, मार्वल, और 70 दिन के बाद में 05234 कॉम्बिटू और 0050 85 डेज के बाद में एपेनांसर और बीम प्लस। अभी हम देखेंगे कितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए और इसकी कमी में प्लांट कैसा दिखता है और उसकी कमी आप कैसे दूर कर सकते हैं। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के अंदर जो नीचे वाले पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली जब गांठें बननी शुरू हो जाती हैं तो नाइट्रोजन वो खुद भी उसको मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जब तक गांठें नहीं बनती हैं तब तक अगर गांठें अच्छी तरह नहीं बन रही तो नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। इसके लिए आप यूरिया या अमोनियम सल्फेट दे सकते हैं। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के अंदर जो पौधा होता है वो स्टंटेड रहता है, मतलब उसकी हाइट चाहिए उतना नहीं रहता है, पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं और पत्तों के बीच में लालाश दिखनी शुरू हो जाती है पत्ते की नीचे की पत्तों में। इसके लिए जैसे अगर शुरुआत में आप एसएसपी या डीएपी दे सकते हैं, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं हॉर्स पावर का 1261 एमएपी का या 05234 एमकेपी का। ये जो हॉर्स पावर जो है पॉलीफॉस्फेट है जिसपे 3 तरह के फॉस्फोरस अलग अलग आते हैं। पोटेशियम की कमी के अंदर जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उनकी धार इस तरह से पीली पड़नी शुरू हो जाती है और ये
फिर सूखनी भी शुरू हो जाती है। इसकी कमी दूर करने के लिए आप जमीन में एमओपी दे सकते हैं, शुरुआत में अगर नहीं दिया तो बाद में दे सकते हैं, या आप स्प्रे कर सकते हैं एसओपी का 13-045 का या 0134 का। मैग्नीशियम की कमी के अंदर जो नए पत्ते आ रहे होते हैं उसकी नसों के बीच का भाग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, या मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम ईटीडी जो हमारा मैग्नीन के नाम से आता है उसको स्प्रे कर सकते हैं। जिंक की कमी के अंदर इस तरह से दो नसों के बीच में पीलाश होना शुरू हो जाता है। खास करके जैसे हमने बताया, अगर आपका सॉइल का पीएच 8 से ज्यादा, तो ये चांसेस देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप जिंक ईडीडी या जिंक कैप का स्प्रे कर सकते हैं, या जमीन में जिंक ईडीडी भी दे सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर नियरली नसें पूरी थोड़ी हरी रहती हैं और बाकी का पूरा भाग नए पत्तों का पीला हो जाता है। ये खास करके तब देखने को मिलता है जब नाइट्रोजन की फिक्सिंग भी कम हो रही होती है। इसके लिए आप जमीन में फेरस सल्फेट दे सकते हैं, या एफईडीटीए का स्प्रे कर सकते हैं। एफई एडा अगर पानी के साथ देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, एफई ड्रिप के नाम से जो हमारा आता है। अगर सॉइल की पीएच आपकी 6.5 से कम है तो आप एफईडीटीपीए का, ये जो हमारा एफई एक्वेरियम के नाम से आता है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। बोरॉन की कमी बोरॉन की कमी के अंदर जो नए पत्ते आ रहे होते हैं वो पूरे के पूरे कर्ल होने शुरू हो जाते हैं, और कई बार जो टिप रहती है नए पत्तों की वो सूखनी शुरू हो जाती है और जड़ें भी बराबर नहीं बनती है। फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। इसके लिए आप बोरॉन के लिए बोरॉन 20% का स्प्रे 1 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। कैल्सी बोरॉन का भी 1 ग्राम के हिसाब से कर सकते हैं, या एपेनांसर का 1 से 2 ग्राम के हिसाब से कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के अंदर जो नए पत्ते आ रहे होते हैं वो एकदम सिकुड़े हुए होते हैं। इसकी कमी के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे, या कैलॉन्ग या कैल्सीबोरॉन या एपेनांसर का स्प्रे कर सकते हैं। मैंगनीज की कमी के अंदर मैंगनीज की कमी नॉर्मली आयरन की कमी जैसे दिखाई देती है, जिसके अंदर नसिक पूरी ग्रीन है और बाकी ये पूरा का पूरा पत्ता ग्रीन। मैंगनीज की कमी जब भी होती है वो नॉर्मली पूरे पत्ते में दिखाई पूरे पूरे पौधे में दिखाई देती है। अगर पूरे पूरे पौधे में अगर कमी है तो ये मैंगनीज की ही है। तो मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए आप मैंगनीज ईडीटी के 12% के हिसाब से दे सकते हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से देना है। कॉपर की कमी के अंदर इस तरह के धब्बे नसों के बीच में नए पत्तों में पड़ जाते हैं। कॉपर की कमी को दूर करने के लिए आप कॉपकॉल जो आता है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप हमारे जैसे हमने रिकमेंड किया है कॉम्बी 2 का स्प्रे करते हैं तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इरिगेशन, पानी, बुआई के बाद तुरंत आपको पानी देने की जरूरत है। मेन जो लाइफ इरिगेशन बोलते हैं वो तीसरे दिन में देना चाहिए। उसके बाद का आपको 7 से 10 दिन में पानी देना चाहिए। गर्मी का पीरियड में अगर आप लगा रहे हैं, अगर आप फरवरी मार्च में बुआई करिए तो 10 से 15 दिन में भी आप पानी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जमीन कैसी है और वेदर की कंडीशन कैसी है। सोयाबीन खूब सेंसिटिव है बहुत ज्यादा मॉइस्चर के लिए, इसलिए क्रॉप के ऊपर उसकी असर रहती है अगर पानी वहां भरा रहता है तो। और दूसरा, पानी की बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए, खास करके फ्लावरिंग से लेकर मैच्योरिटी के बीच में। भेज का वातावरण अच्छा करने के लिए आप केओलिन 3% या लिक्विड पैराफिन 1% के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ओवरऑल जो क्रॉप रहता है उसे 3 से 4 पानी की जरूरत रहती है। पानी जब फलियां भर रही होती है उस समय पानी की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है। पानी की कमी इस तरह इस पीरियड के अंदर जब फली भरने का पीरियड रहता है तो उसकी वजह से उत्पादन बहुत जबरदस्त घट सकता है। दूसरा, आप क्योंकि बरसात के टाइम पर ज्यादातर किसान लगाते हैं तो उसमें बरसात को देखकर पानी पानी देना चाहिए। अगर अच्छी बरसात आपकी हो रही है, अगर आपकी बरसात रेगुलर चल रही है तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। इंटर कल्चरल ऑपरेशन, खेड़ाई और क्या बोलते हैं खरपतवार का दूर करना। इंटर कल्चरल ऑपरेशन के अंदर आप होइंग कर सकते हैं 1 से 2 बार ताकि मतलब खेड़ कर सकते हैं ताकि जमीन आपकी खरपतवार से मुक्त रहे।
एलाक्लोर नाम का खरपतनाशक होता है, जो आप 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या पेंडामिथलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के बाद में, या हाथ एक बार हाथ से वीडिंग करने के बाद में 30 दिन के बाद आप दे सकते हैं। आप स्प्रे कर सकते हैं हर्बिसाइड आइमाजेटापर टेक्निकल 15 से 20 दिन के बाद में बुआई के, या प्रोपैक क्विज फॉब 10% EC 625 ml प्रति हेक्टर 15 से 20 दिन के बाद में बुआई के बाद में कर सकते हैं, ताकि जो मोनोकॉट वीड्स रहते हैं वो उनका आप नियंत्रण कर सकें। और डाइकॉट और मोनोकॉट को दोनों को आपको नियंत्रण करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, प्रोपाक्विस्फॉब और इमाज़ेटापर का 15 से 20 दिन के हिसाब से। दूसरे हर्बिसाइड भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डाइक्लोस्ट्रिलम 1 से 3 दिन के बाद में, या कॉम्बिनेशन ले लीजिए फोम सेफम और क्विजालॉफ का 15 से 20 दिन के बाद में, या क्लोरीम्यूरॉन इथाइल भी आप ले सकते हैं 33.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 दिन के बाद, बुआई के 15 से 20 दिन के बाद आप दे सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, नॉर्मली मंडुआ तिल और मक्के के साथ में मिक्स क्रॉपिंग के अंदर देखा गया है कि सोयाबीन का अच्छे मिलता है। अगर आप इंटर कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब 2 क्रॉप साथ में कर रहे हैं, मक्के के साथ में कर रहे हैं, तो मक्के का प्लांटिंग डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अराउंड 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 3 रो होनी चाहिए सोयाबीन की मक्के के बीच में। सोयाबीन को आप कपास है, अरहर है, उसके साथ भी नॉर्मली उत्तर भारत में लगाया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर सोयाबीन के साथ में कपास है, ज्वार है, अरहर है, शुगरकेन या ग्राउंडनट के साथ भी लगाया जाता है। इंटरक्रॉपिंग, सोयाबीन की प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आपको प्रॉब्लम, किन किन कारणों की वजह से सोयाबीन के अंदर आपको प्रोडक्शन अच्छा नहीं आएगा? सोयाबीन के अंदर बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए उतना प्रोडक्टिविटी सोयाबीन में देखने को नहीं मिल रही है। उसका बहुत सारे कारण है, खास करके क्लाइमेट के ऊपर, अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आप देखेंगे। एक तो क्या है कि पानी के ऊपर डिपेंडेंट है जितना भी एरिया है सोयाबीन का, तो अगर बरसात अगर अच्छी नहीं पड़ती है तो भी उसका असर आ जाता है। मॉनसून टाइम टू टाइम नहीं आता है, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो उसका भी असर आता है। बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं दिखती है तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। सॉइल का जो मॉइस्चर होना चाहिए क्रिटिकल कंडीशंस में, खास करके सीड फिलिंग के अंदर, ग्रोथ स्टेज के अंदर, उस समय अगर प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है तो भी प्रोडक्शन कम हो जाती है। काफी अगर टेम्परेचर बहुत लंबा है, उसका स्ट्रेस आ रहा है लंबे समय तक ग्रोथ स्टेज के ऊपर, तो भी प्रोडक्शन कम हो जाती है। बायोटिक इंटरफेरेंस भी नुकसानकारक रहती है प्रोडक्शन के लिए। मशीन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए वो कारण है। रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। मोनोक्रॉपिंग है या बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी नहीं अवेलेबल है तो उसमें भी रिस्क पड़ जाता है। समय पर खाद ना मिलना, दवाई ना मिलना, उससे भी नुकसानकारक रहता है। आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन ही किसान को जब नहीं होती है तभी भी ऐसा होता है। कई बार बहुत कड़क बन जाता है, तो सोयाबीन का कुकिंग बराबर नहीं होती है, तो इस वजह से भी उसका प्रॉब्लम देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से तरह के कीड़े इस पे नुकसान करते हैं और उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। आर्मी वर्म्स, जिसको लश्करी ईयर भी कहा जाता है या बीट आर्मी वर्म्स भी कहा जाता है, तो इसमें बहुत सारे गुच्छे में एक साथ में 50 से 150 अंडे दिए जाते हैं, देते हैं ये वाले, और एक साथ में बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये इल्ली देखी जाती है। इसके नियंत्रण के लिए आपको
जितना पोटेशियम का डोज दिया बोला उतना ही देना चाहिए। या केमिकल का आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप क्विनाल फोस का या क्लोरेंट्रीप्रोल या इंडोक्सोकार्ब का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप जैविक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उत्कृष्ट का बायोक्लीन सीड 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करिए। लेकिन ये छोटी सी इल्ली की छोटी स्टेज पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ग्राम पॉड बोरर, फली के अंदर की जो बोरर रहती है, जो छोटा सा लार्वा होता है वो पत्ते को पूरा का पूरा नसें रहने देता है और बाकी के पत्ते को खा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको अच्छी प्लॉइंग करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए 50 के आसपास, 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर में हर तरह के लिए। पक्षी आ सके वैसा पक्षी को बैठने का स्टैंड लगाइए 20 प्रति एकड़। टर्मिनल शूट जो होती है उसको तोड़ दीजिए 100 दिन के बाद में। लाइट ट्रैप लगाइए एक लाइट ट्रैप प्रति 5 एकड़ में, ताकि मौत का प्रोडक्शन कंट्रोल में कर सके। क्लोरोपाइरीफॉस का या पेनवाल का या क्विनालफॉस का डस्टिंग करिए। एच हेलेथिस एनपीवी 100 ml लार्वा प्रति एकड़ के साथ स्प्रे करिए। या फिर उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप और नीमोस गोल्ड का स्प्रे करिए 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। बिहारी हेरी कैटरपिलर, इसके अंदर जो इल्ली रहती है उसके बॉडी के ऊपर बाल दिखाई देते हैं। ये भी पत्तों को पूरी तरह से इस तरह से नुकसान करके नेट बना डालती है। यही जो मैंने आगे सब बताया था वही सब बातों का आपको ध्यान रखना है, जो पिछली वाली स्लाइड के अंदर मैंने बताया आपको। टोबैको कैटरपिलर में इल्ली के बॉडी के ऊपर इस तरह से पीले और काले धब्बे होते हैं, वो भी पत्तों को खा जाती है। उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगाइए। और जो भी पिछला वाला क्रॉप था उसका जो आपको दिखता है कि कचरा है खेत के अंदर वो दूर कर दीजिए। जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इल्ली है उस पौधे को भी दूर कर दीजिए। SL NPV का स्प्रे करिए या फिर क्विनालफॉस इंडेक्सोकार्ब या स्पिनेटोरम का स्प्रे करिए। जैविक तरह से नियंत्रण के लिए 2 बार बायोक्लीन का स्प्रे करिए। व्हाइट फ्लाई का जब अटैक होता है तो पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और कर्ल होने शुरू हो जाते हैं। और ये व्हाइट फ्लाई मोज़ेक वायरस को फैलाने के लिए भी जवाबदार रहती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप थाइमेथाक्सम का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप लगाइए। येलो मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड जो भी पौधे हैं उनको दूर करिए। या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। इमिडाक्लोप्रिड और बेटा साइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन का स्प्रे करिए। जैविक तरह से नियंत्रण के लिए बायोक्लीन स्वीप और या फिर नीमोस गोल्ड का स्प्रे करिए। स्टेम फ्लाई के जो अंडे होते हैं वो स्टेम के ऊपर रखे जाते हैं। अंडे बाहर निकलने के बाद में मैगॉट्स जो रहते हैं वो एकदम नसों के पास में आ जाते हैं। जो इसके मैगॉट्स होते हैं स्टेम फ्लाई के, वो जो स्टेम का क्रोटिकल लेयर रहता है वहां पे खाना शुरू कर देते हैं और कई बार जड़ों तक भी जाकर पौधे को मार भी देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको डीप प्लॉइंग करना है मानसून में। मानसून से प्री मानसून बुआई नहीं करनी है। जितना बीज चाहिए उतना ही रखना है, प्रॉपर स्पेस रखना है पौधों के बीच में। सेम तरह का मतलब क्रॉप रोटेशन अलग तरह के क्रॉप का करना चाहिए, सेम तरह का नहीं करना चाहिए। जो भी डैमेज प्लांट है उसको दूर कर देना है। सॉइल एप्लीकेशन में आप फोरेट का या कार्बोफ्यूरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 स्प्रे करने की जरूरत है डाइमेथियोट या क्विनालफॉस का, या आप जैविक तरह से स्प्रे कर सकते हैं 2 स्प्रे बायोक्लिनसिप और नीमोस गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। कुकम्बर बीटल, ये इस तरह से कुकम्बर बीटल दिखती है जो सफेद रंग की होती है। कुकम्बर बीटल की वजह से जो पौधा रहता है वो छोटी हाइट का रह जाता है, पत्ते डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, प्लांट का स्टैंड भी छोटा हो जाता है। जो एडल्ट बीटल रहती है वो बहुत रंगीन कलर की, बहुत तेज कलर की रहती है। इसके नियंत्रण के लिए आप उत्कर्ष का नीमो सीपी 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मैक्सिकन बीन बीटल, मैक्सिकन बीन बीटल जब भी लगती है तो बहुत सारे छेद वो कर डालती है, इरेगुलर पैचेस बन जाते हैं।
और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसकी वजह से आप इसको नियंत्रण के लिए उत्कर्ष का बायोक्लीन सिर्फ 2 से 3 ml के हिसाब से 2-3 स्प्रे कर सकते हैं, या जो आगे केमिकल आपको बताए हैं उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। जो मैंने प्रोडक्ट बताया बायोक्लीन सिर्फ, वो इस तरह के उनकी बॉटल दिखाई देती है। कौन से किसके लिए करना चाहिए, ये यहाँ लिखा हुआ है। नीमोसीपी का फोटो है। जो आपको रिकमेंडेशन किया है वो आर्मी वन के लिए बायोक्लीनशिप, ड्रेंचिंग कुकुम्बर बीटल के लिए, और स्प्रेइंग इन सब चीजों के लिए बायोक्लीनशिप का स्प्रे। अब हम अलग अलग रोग जो आते हैं वो देखेंगे। एरियल ब्लाइट या वेब ब्लाइट, इसके अंदर इन्फेक्टेड जो सीड रहते हैं वो इरेगुलर टैन शेप का, ये टैन शेप होना शुरू हो जाता है और लाइट ब्राउन कलर के बनने शुरू हो जाते हैं। ये खास करके जब बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहता है, बहुत हाई रेनफॉल वाला पीरियड रहता है, तो एक तरह का फंगस भी उस पे बनना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट और 24 से 32 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, तो ये वेब ब्लाइट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप डेंस प्लांटेशन अवॉइड करें, बहुत नजदीक नजदीक नहीं लगाएं। कोई भी जो नुकसान हो चुका है उसको दूर कर दें। सी ट्रीटमेंट करें थायरम्स की या कार्बनिज्म की, मैनकोजेब का और कॉपर फंगीसाइड का, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या कार्बनिज्म का स्प्रे करें। जैविक तरह के नियंत्रण के लिए आप उत्कृष्ट फंगफ्री का 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, सीड इसके अंदर एकदम छोटे से बनने शुरू हो जाते हैं और सूख जाते हैं। एकदम डार्क इरेगुलर एरिया देखा जाता है, जो सीड के ऊपर का पत्ते हो जाते हैं। ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट्स फोलिएज के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्टेड सीड की ज्यादा ये जो सड़ना हो जाता है, उसकी वजह से बाद में पत्ते गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको सर्टिफाइड और हेल्दी सीड ही लेने हैं। जहां पर क्रॉप का कोई पुराने क्रॉप का रेसिड्यू है तो उसको दूर करना है। सीड ट्रीटमेंट आपको करनी है थायरम कार्बनिज्म की, मैंगोजेब कॉपर फंगीसाइड कार्बनिज्म का स्प्रे कर सकते हैं, या जैविक नियंत्रण के लिए आप उत्कर्ष का फंगफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज या पॉट ब्लाइट, इस तरह से इरेगुलर पैटर्न दिखाई देते हैं और नसों के आसपास का एरिया पूरा क्लियर रहता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जैसे आगे वाले स्लाइड में बताया वही सब बातों का ध्यान रखना है। रस्ट, रस्ट के अंदर एकदम रस्ट कलर जैसे भी पत्ते के पीछे की साइड पर लाल लाल तरह के धब्बे देखने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप फंगफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, और या फिर केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। स्टेम रॉट, स्टेम रॉट के अंदर इस तरह के सफेद रंग के फंगस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं पौधे के ऊपर, जो धीरे धीरे पूरे के पूरे डालियों को सुखा डालते हैं और पौधे को मार डालते हैं। इसके लिए आपको सी ट्रीटमेंट जैसे आगे बताया था मैंने शुरुआत में, ट्राइकोडर्मा विरिडी सूडोमोनास या कार्बनिज्म में करना है। ड्रेंचिंग करना है कार्बनिज्म सूडोमोनास के साथ में, या फिर फंगफ्री का स्प्रे या ड्रेंचिंग दोनों आप कर सकते हैं। सर्कोप्सोरा लीफ ब्लाइट, लीफ ब्लाइट के अंदर पत्ते पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं और इस तरह के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। यही जो आगे मैंने बताया वही सेम ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है। ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट के अंदर पत्तों का ब्राउन स्पॉट ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। चारकोल रॉट, चारकोल रॉट के अंदर जो थर्ड रहता है उसके अंदर पूरा का पूरा थर्ड सड़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी आप पंक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर पत्ते के पीछे की साइड पर सफेद सफेद धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं और ऊपर का भाग के अंदर ऐसा पीले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके लिए भी आप पंक्ति का स्प्रे कर सकते हैं जैविक नियंत्रण के लिए। फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, इसके जो अपना देड़का होता है, मेंढक होता है, उसकी आंखों के जैसे स्पॉट बनते हैं गोल गोल तरह के अलग अलग जगह पे। इसके लिए भी आपको फंगीसाइड का ध्यान रखना है।
फाइटोप्थोरा रॉट के अंदर पानी जब बहुत लंबे समय तक भरा रहता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऊपर से पौधा सूखना शुरू होता है और नीचे आके पूरा का पूरा मार देता है। अलग अलग फंगिसाइड जो आपको नियंत्रण के लिए है, कार्बनिज्म मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन, मेटालिक्सिल मैंकोजेब, टाइनोकैप, प्रोपिकोनाजोल, ये सब रासायनिक केमिकल हैं जो आप ये सभी डिजीज के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। बैक्टीरियल ब्लाइट के अंदर अंदर का भाग सूखा हुआ है, बाहर से पूरा का पूरा पिलाश आपको दिखाई दे रही है। बैक्टीरियल पॉस्ट्यूल के अंदर छोटी छोटी ग्रीन स्पॉट दिखाई देते हैं सेंटर में। इसके कंट्रोल के लिए आपको हाई रेजिस्टेंट कल्टीवार्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्रॉप रोटेशन करने की जरूरत है, टीलेज अच्छी तरह से खेड़ करने की जरूरत है, रेगुलरली फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेने की जरूरत है, 203 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। या आप जैविक तरह से नियंत्रण के लिए सूडोज एल का भी 5 से 7 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। सोयाबीन मोजेक के अंदर इस तरह के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, खास करके आपका सकिंग पेस्ट व्हाइट फ्लाई, और अगर व्हाइट फ्लाई का या दूसरे को सकिंग पेस्ट का अगर नियंत्रण नहीं होता है तो इस तरह का मोजेक दिखना शुरू हो जाता है। इसके अंदर आपको सर्टिफाइड सीड का यूज करना है, खरपतवार से दूर रखना है। दूसरा थाइमेथोक्साम, इमिडाक्लोप्रिड, इनका स्प्रे करना है। साथ में आपको वायरोज या वायरिम्यून का भी ऐड करना है ताकि वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ा डाले। येलो मोजेक वायरस, अलग अलग डिजीज के लिए जो हमारा रिकमेंडेशन है, ये सब रोग के लिए पंखरी, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, बैक्टीरियल पॉस्ट्यूल के लिए सूडोजेल, येलो वायरस के लिए वायरोज और वायरिमिन 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी। ये जो हमने आपको दवाइयां बताई हैं, पंखरी, सूडोजेल, वायरोज, वायरिमिन। ट्राइकोडर्मा के बारे में काफी बात की मैंने, सूडोमोनास ये उनका फोटो है। दूसरा पंखरी के बारे में, पंखरी जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, एम्पिलोमाइसिस क्विस्कोलिस और बहुत सारे स्पीशीज का बना हुआ है। बायोक्लिनसिक जो अलग अलग कीड़ों के लिए बताया है वो मेटारिजियम एनिसोप्ली, बिवेरिया बैसियाना और वर्टिसिलियम ब्लिकेनी से बना हुआ है। हार्वेस्टिंग नॉर्मली मेच्योरिटी जो रहती है वो डिपेंड करता है 50 से 145 दिन पर, किस तरह की आपने वैरायटी ली है। नॉर्मली जो पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं, तो बताता है कि मैच्योरिटी हो रही है। हार्वेस्टिंग के समय मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 15% के आसपास होना चाहिए। पूरे के पूरे पौधे को काट कर दिया जाता है जब ज्यादातर जो फलियां रहती हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और ड्राई होती हैं। यील्ड जो है, अगर बरसाती पानी में आप करते हो तो 640 से 800 किलोग्राम प्रति एकड़ आती है, और अगर आप पानी देकर करते हैं इरिगेटेड कंडीशन में तो 800 से 1000 किलोग्राम प्रति एकड़ यील्ड देखी गई है। मैंने आपको बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको हमारी रिटेल आउटलेट जो सूरत में है वहाँ मिल सकते हैं, या फिर आप हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, utkarshagro.com से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मोगलिक्स, एग्री बेगरी, एग्रोशिया, बिग हार्ट वगैरह से। ज़्यादा डिटेल हमारी प्रोडक्ट्स की चाहिए हो तो आपको ट्रेड इंडिया में, इंडिया मार्ट और चर्च स्टाइल में भी देखने को मिलेंगी। हम बहुत सारे कंप्लीट बायो फर्टिलाइजर की रेंज बनाते हैं, साथ में बायो पेस्टिसाइड भी बनाते हैं, वो भी उस कंप्लीट रेंज है हमारे पास में। ईडीटीए चिलेटेड फर्टिलाइजर की भी संपूर्ण रेंज है। फर्टिलाइजर के अंदर मिसलेनियस नॉन ईडीटीए फर्टिलाइजर्स की भी कंप्लीट रेंज है। एक्वेरियम के अंदर जो पौधे होते हैं उनके फर्टिलाइजर के लिए भी फर्टिलाइजर बनाया हुआ है हमने। एमिनो चिलेटेड फर्टिलाइजर्स की भी रेंज है, एनपीके है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम बोरॉन का कॉम्बिनेशन है, स्प्रेडर्स हैं, पीएच बैलेंसर है, वाटर सॉल्युबल की भी इस कंप्लीट रेंज है हमारे पास में। हाइड्रोपोनिक्स के लिए जो मीडिया चाहिए रहते हैं वो भी हम बनाते हैं। ग्रो, माइक्रो, ब्लूम, ये सब भी हम करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी की भी कंप्लीट रेंज है हमारे पास में। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर, नीमोज, शील्ड, थ्रिकोज, माइटोज, ये भी पूरा है हमारे पास। पीजीआर बेस्ड हमारा यूनिक जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, बीम प्लस, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री, इसके अलावा एमिनोज, जाइमोज, इस तरह से काफी लंबी रेंज है और 130 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। अंत तक आपने ये प्रेजेंटेशन देखा उसके लिए खूब धन्यवाद।
रेगुलरली इस तरह के हम हर महीने 2 महीने में प्रेजेंटेशंस लाते हैं अलग अलग क्रॉप के बारे में। इसको जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, ताकि आपको जब भी कुछ भी नया आए तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। अंत तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।